सभी बड़ी बिंदियों को सादर प्रणाम। 2024 में आज बड़ी बिंदी का पहला एपिसोड और बड़ी बिंदी श्रृंखला का ये एपिसोड 182। आज हमारे साथ हैं प्रियंका सोनकर और इनसे बात होगी अश्वेत नारीवाद और दलित नारीवाद पर। धीरे धीरे बातचीत को आगे बताएंगे। प्रियंका, आपका बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग सभी वक्ता से पहले उनके बारे में पूछते हैं और बहुत सारी बड़ी बिंदी आपसे परिचित भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद विभा जी और सभी जितने भी दर्शक हैं जो हमें सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर प्रियंका सोनकर जो कि मूलतः मऊ से हूँ, मऊ उत्तर प्रदेश। बहुत लोग जो इंदौर में महू है उसको भी मऊ जान लेते हैं, लेकिन मैं मऊ से हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई है वो मूलतः मेरे घर मऊ से ही हुई है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुआ है और तत्पश्चात मैं जेएनयू गई। जेएनयू ने मेरी शिक्षा के, मेरे व्यक्तित्व के विकास के विविध आयाम खोले। मैंने वहाँ से अपना परास्नातक किया, एमए किया, एमफिल किया और फिर पीएचडी किया। चूंकि मेरी रुचि का क्षेत्र विमर्श था और मैं जिस जगह से आती हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, वो पूरा बचपन से ही हम देखते आ रहे थे। खुद जो एक स्त्री और ऊपर से जो है दलित स्त्री की जो पीड़ा है और जो उनके संघर्ष हैं, मैंने बहुत करीब से देखे। और विमर्शों के आने के बाद, इसको कहें चाहे कुछ भी कहें, एक सुविधा तो हुई है कि हम अपनी बात अपने अंदाज में, अपने अनुभव से खुद उसको तराश रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, उसको अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये तो मैं हूँ कि जिसको कह सकते हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां भी हैं जिन्होंने संघर्ष किया होगा और यहाँ पर आपके सामने मंच पर जो है या बहुत सारे मंचों पर अभिव्यक्त करती हैं अपने अनुभव को। लेकिन ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो अभी संघर्षों के आंच पर पक रही हैं। तो उनकी आवाज भी बनना है हमें, क्योंकि अभी उनके हाथों में कलम नहीं पहुंची है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। शिक्षा के स्तर पे मेरे घर में तो सभी कोई पढ़े लिखे थे। मेरे पिताजी भी पढ़े थे। उन्होंने जो है पढ़ाई के लिए बहुत, जिसको कह सकते हैं, हर संभव प्रयास किया। हम 6 भाई बहन घर में, सभी को पढ़ाना लिखाना। लेकिन जो माहौल था मोहल्ले का, उसमें जिस तरह से मैंने बताया कि जो दलित समाज है उसमें खास तौर से जो पुरुष समाज है वो भी नहीं पढ़ पाता है गरीबी की वजह से। तो आप लड़कियों की मुझे लगता है लड़कियों का जीवन आप समझ ही सकते हैं। लेकिन मेरे घर में इस तरह का ऐसा कुछ खास, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि संघर्ष नहीं रहा, संघर्ष था। लेकिन फिर भी जो है ये था कि आगे उच्च शिक्षा के लिए क्या करें। पिताजी ये कहते थे कि बाहर तो नहीं पढ़ा पाएंगे। सब ये चूंकि बात होती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाहर तो नहीं पढ़ा पाऊंगा, वहाँ हॉस्टल का खर्च, तमाम तरह की चीजें। लेकिन मैंने भी कहा कि नहीं, मैं पढ़ूंगी तो बाहर ही पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आईपीएस बनना चाहती थी। किरण बेदी को बचपन से पढ़ती थी। उनके जो गलती किसकी एक एपिसोड आता था दूरदर्शन पर, वो मैं देखती थी तो बहुत कुछ सीखती थी बचपन से ही। तो उनको देखकर एक प्रेरणा मिली, वो जज्बा पैदा हुआ कि नहीं, मुझे आईपीएस बनना है। आईएएस तो नहीं, आईपीएस मैं जरूर बनूंगी। जो भी वर्दी वाली पोस्ट होती थी वो मुझे बहुत ज्यादा जो है अट्रैक्ट करती थी। तो हालांकि मैंने उधर प्रयास भी किया। फिर ये था कि अपने स्कूल में भी मैंने टॉप किया, 12th में भी जितना हो सका सब कुछ किया। उसके बाद जो मेरा संघर्ष था आगे की पढ़ाई के लिए, बीएचयू आने के लिए, वो बहुत ही जिसको मैं क्या कहूँ, मैंने पढ़ाई के लिए अपने घर में एक हफ्ते का अनशन कर दिया, भूख हड़ताल जिसको कहते हैं, कि नहीं पढ़ना है तो बीएचयू पढ़ूंगी, नहीं तो कहीं नहीं पढ़ूंगी। और हमारे उसका कारण ये भी था कि ऐसा नहीं कि मऊ जो है पढ़ाई लिखाई में आगे नहीं है, बहुत सारी लड़कियां निकली हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं अभी भी।
तो चूंकि मेरी जो दोनों बड़ी दीदियां थी वो कॉलेज जाती थी, और आए दिन जो है चूंकि छात्र दंगे हो जाते थे, छात्र राजनीति के दंगे, आप लोग समझते भी हैं उसको। तो मैं ये सोचती थी आए दिन तो ये लोग घर बैठी रहती हैं, पढ़ाई क्या करती होंगी। तो मुझे जो हमेशा प्रेरित करता था कि नहीं, चूंकि आपने एक बड़ा विजन देखा, एक सपना देखा है, तो उसको पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, पैसे नहीं हैं, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, तो मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना खर्च निकालूंगी। जिस स्कूल में पढ़ने जाती थी वहां पे मैं देखती थी कि बाहर जो है कुछ महिलाएं जो है बीड़ी भरने का काम करती थी, बनाने का काम करती थी, या जो दौरी होता है उसको बिनने का काम करती थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि जब वो अपनी आर्थिक मुझे लगता है अपने घर के खर्चे चलाने के लिए वो कर सकती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती क्या, वो भी अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैं भी जो है वो काम करूंगी, लेकिन मैं पढ़ूंगी तो बाहर पढ़ूंगी। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने कहा कि अब ठीक है, आपकी लड़ाई अपनी जगह, मेरी लड़ाई अपनी जगह। तो मैंने घर में 1 हफ्ते का हड़ताल किया, भूख हड़ताल, कुछ खाना पीना नहीं, एक कमरे में जाके अपने आप को बंद कर लिया। घर के जितने सारे काम है वो भी करती थी कि अपने शरीर को जितना तपा दूंगी तो खुद ही समझ में आ जाएगा पिताजी को। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरी माता जी जो है वो उठी और बोली, हालांकि पिताजी माँ को ही भेजते थे, और ये मुझे लगता है घर में बहुतायत होता है कि माँ बेटी का जो रिश्ता है, ठीक है, हमेशा पिता भी क्या करते हैं, अपनी माँ को ही भेज देते हैं। तो माँ आई और बोली कि जाओ खा लो, नहीं तो कुछ हो जाएगा, तुम्हें मर और जाओगी। तो मैंने कहा किसको चिंता पड़ी है मेरी, अगर पड़ी है तो फिर मेरे बारे में सोचे, मैं जो कह रही हूँ। तो उन्होंने फिर वो आती थी, पूछती थी, फिर चली जाती थी। पिताजी को भी चिंता होती थी, लेकिन वो डायरेक्ट संवाद नहीं करते थे। तो मेरी माँ, जिस दिन मेरा बीएचयू का एग्जाम था, मैंने चोरी छिपे फॉर्म भर दिया था बीएचयू का, तो मेरी माँ आई रात में, नेक्स्ट डे जो है एग्जाम था एंट्रेंस, और उन्होंने 12 बजे रात को बोला कि उठो चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ तुम्हारा एंट्रेंस दिलवाने के लिए। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि मेरी माँ जो है अल्प शिक्षित, सिर्फ 2 तक, कक्षा 2 तक पढ़ी हैं, और हम सभी भाई बहनों के लिए पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। तो उसके बाद क्या हुआ, घर के बगल में जो है एक भैया थे, उनसे उन्होंने बोला कि देखो चलना है। तो हम लोग जो है मऊ से निकले और स्टेशन आए 4 बजे। एक चौरी चौरा एक्सप्रेस आती है गोरखपुर से, उसमें बैठे और बनारस पहुंची मैं। सुबह आई थिंक 7 बज रहे थे, और यहाँ चेहरा तो ऐसा हो गया था जैसे लग रहा था कि किसी ने कितना मारा है मुझे। तो मेरी माँ ने जो है बोला कि नाश्ता कर लो और जाके जो है अच्छे से एग्जाम देना। तो मैं फिर जो है खाई और जाके एग्जाम दिया। सिलेक्शन भी हो गया, मेरा रिजल्ट भी आ गया। उसके बाद काउंसलिंग का समय आया, फिर मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं कराएंगे, तुमने हमारी तो नहीं मानी। हम भी कोई बात नहीं, फिर वही 1 हफ्ते का हड़ताल किया मैंने। फिर मेरी माँ जो है मेरे साथ आई, और उन्होंने जो है जब मैंने हाई स्कूल पास किया था, 11वीं में मैंने जो है टॉप किया था। तो अपनी माँ से मैं यही बोलती थी कि मम्मी तुम मेरे साथ रहोगी। तो क्या हुआ, 12th का जब मेरा एग्जाम था बोर्ड का, तो वो बाहर सेंटर पड़ा था। तो मैं अपना जो पुरस्कार लेने नहीं गई, मेरी माँ ही पुरस्कार लेने गई थी वो। तो उस समय क्या था कि जो डीएम की वाइफ होती थी वो माँ को भी बुलाते थे वो लोग, और माँ को माला पहनाते थे, पुरस्कार देते थे बच्चे के साथ, ताकि माँ का भी उत्साह वर्धन होता रहे कि असली जो रीढ़ की हड्डी है, जो सहारा है, वो तो माँ ही है। तो मैंने वो फोटो मेरे पास थी और मैंने मम्मी को दिखाया। मैंने कहा मम्मी तुम मुझे अगर सपोर्ट करोगी तो ऐसी 1000 मालाएं तुमको जो है मैं पहनाऊंगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, फिर ये संघर्ष जो है आगे बढ़ता रहा, मेरा एडमिशन हुआ। और पिताजी चाहते थे, लेकिन वही है कि 4 बहनों के कारण, आपको मैं बता दूं जो स्थिति है हमारे जो समाज की, कि सबसे पहले उसकी शादी करा देनी है, पढ़ाई कितना जो है, खर्चे भी तरह तरह के हैं। तो ये जो एक उनका, मैं उस समय जो था, जो भी उनकी सोच थी, लेकिन उस सोच को मैंने तोड़ा। जब मैं बाहर आई, बीएचयू में भी किसी तरह से पढ़ाई उढ़ाई हुई, और मेरे शिक्षक जानते हैं, मेरी शिक्षिकाएं जानती हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया
जब मैं बीएचयू आई और पढ़ने लगी तो मुझे लगा कि मैं अपने माता पिता से खर्च कहाँ से मांगूंगी। उस समय दीदी की शादी हो गई थी किसी तरीके से। तो मैं जाके अपनी प्रिंसिपल से मिली और प्रिंसिपल से मैंने यही कहा कि मैम घर की ऐसी स्थिति है, मुझे कुछ काम दीजिए, मैं काम करके और अपना थोड़ा खर्च चलाऊंगी। तो उन्होंने मुझे काम भी दिया। उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगी यहाँ पे कि 3 साल का बीए का कोर्स होता है और उसमें जो है 2 साल मैंने अपने कंप्लीट किए। तीसरे साल में मुझे लगा कि मैंने एक बाहर का फॉर्म भरा, दिल्ली में एक राय फाउंडेशन है, अभी पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, लेकिन उस समय एसोचैम का एक स्कॉलरशिप आई थी, गर्ल्स जीनियस गिफ्टेड स्कॉलरशिप। उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं गई, थर्ड ईयर अपना छोड़ के रजिस्ट्रेशन करा लिया था, लेकिन ये था कि सिंपल हिंदी करने से क्या होगा। तो फिर मैं सीधे चली गई वहाँ अपना मास कम्युनिकेशन करने, और करने के बाद फिर बीच में कुछ वहाँ पे कुछ अपने कॉन्फ्लिक्ट थे तो वापस आई, और वापस आने के बाद अपना कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। और फिर ये था कि बीएचयू नहीं पढ़ूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि खर्चे चलाने बड़े मुश्किल हो रहे थे मेरे। उसके बाद मेरी एक दोस्त है शिवली वनजा, हम लोग सभी साथ में पढ़ते थे, वो बीएचयू में इकोनॉमिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी। तो उसने कहा कि देखो जेएनयू एक ऐसी संस्था है जहाँ पे तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तब मैं जेएनयू के बारे में जानती नहीं थी। जब उसने बोला कि स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर मैं तन मन धन से लग गई और मैं अपने जो है खास तौर से जहाँ पे मैं पढ़ी थी एमएमबी में हिंदी बैच की, मैं सिर्फ एकमात्र लड़की थी जिसका जेएनयू में सिलेक्शन हुआ था। जेएनयू तो बहुत लोग जानना चाहते थे लेकिन उसमें सिलेक्शन मेरा हुआ था। मैं गई, मैंने जो है सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भी भर दिया था। वो भी मैंने एग्जाम दिया। मैंने बताया ना कि वर्दी वाली जो पोस्ट है बहुत अट्रैक्ट करती है, तो मैंने वो भी जो है एग्जाम दिया। हालांकि सिलेक्शन नहीं हुआ लेकिन जेएनयू में जेएनयू से मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो गया, वहां पे भी मेरी माँ साथ रही। तो इस तरह से फिर जो है मेरा आगे का क्रम जो है बढ़ता रहा। मैंने बताया कि जेएनयू ने जो है मेरे व्यक्तित्व को विकसित करने में, बचपन से मैं बेबाक थी, बहुत बोल्ड भी थी कि नहीं अपने हकों के लिए लड़ना है, कुछ गलत देखती थी तो अपने पिता से आर्ग्यू कर लेती थी। और बाद में ये हुआ कि आगे मैंने देखा कि मेरे पिताजी जो है जैसे कि मेरे लिए तो मना करे थे, भाई के लिए जो है उन्होंने कहा कि पैसे तो नहीं थे लेकिन कुछ लोन लेके, कुछ पैसे लेके उसका इंजीनियरिंग में जो है एडमिशन करा दिया। तब मैंने पिताजी को एक लेटर लिखा, घर पे गई और मैंने चुपके से एक लेटर लिखा कि आपने कितना बड़ा भेदभाव किया कि मेरे पास मेरे लिए पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे और भाई को जो है इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए जो है आपके पास पैसे थे। तो हालांकि बाद में उन्हें वो लेटर मिला, उन्होंने सोचा, उस पर थोड़ा मनन किया। तो मैं इस तरह से जो है कोई भी चीज आज भी कुछ होता है कहीं भी इस तरह की, कहीं भी भेदभाव थोड़ा बहुत भी मुझे लगता है कि जहाँ बोलना चाहिए तो वो मैं वहां पर बोल देती हूँ, हस्तक्षेप करती हूँ। और यही जो है मुझे लगता है कि चूंकि बड़ी बिंदी ने मुझे यहाँ बुलाया है, मंच दिया है, तो मैं सभी बड़ी बिंदियों को ये कहना चाहूंगी कि अपने जो सपने हैं उसको साकार करने के लिए कोई दूसरे हाथ नहीं चाहिए, वो आपके अपने हाथ होंगे। आपका मनोबल होगा, आपका जुनून होगा, आपका उत्साह होगा, उसके इतर कुछ भी नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि जो लड़कियों को जो पिताजी खासतौर से वो सामाजिक व्यवस्था के कारण जो उनका ये था कि नहीं पढ़ाना है, ये करना है, या एक तरह से मेंटेलिटी की बोझ है, पैट्रियार्कल सोच, तो उसके बाद में अपनी छोटी बहन को मैंने निकाला। उसको जो है मैं जेएनयू लेकर आई, उसने फ्रेंच में जो है उसका एडमिशन हुआ, उसने फ्रेंच से ग्रेजुएशन मास्टर्स किया, उसके बाद उसकी टीसीएस में जॉब लगी बैंगलोर में। फिर धीरे धीरे पिताजी को लगा नहीं तो ये तो बहुत अच्छा कर रही है, और वो हर जो है अगर कुछ डिसीजन भी लेना होता था तो मुझे फोन करते और कहते कि प्रियंका देखो ये काम है, ये काम है, इसे तुम कर दो। और आपको मैं बता दूं कि मेरे मोहल्ले की जो लड़कियां जो है हमेशा बचपन में ही उनकी माएँ जो चूल्हा चौका में लगा देती थी, उन्होंने जो है उन लड़कियों ने संघर्ष किया। मुझे एक चीज याद आ रही है कि एक मेरे आने के बाद एक लड़की ने जो है मेरी तरह ही मेरी तर्ज पे उसने अनशन कर दिया अपने घर में, और वो भी जो है बाहर जाके पढ़ी।
तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां बाहर पढ़ रही हैं। मेरी बड़ी वाली दीदी, उनकी बीच में जो है पढ़ाई कुछ कारणों से, इन्हीं सोच के कारण रुक गई थी, तो मेरी माँ ने उनका बीएड कराया, उनको भी हम जेएनयू लेकर आए, तैयारी की, और उनका भी जो है उन्होंने एमए इन संस्कृत से जो है जेएनयू से अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो हम 3 बहनें जो है जेएनयू से मेरे आने के बाद हम तीनों बहनों ने जो है अपनी शिक्षा दीक्षा जो है जेएनयू से कंप्लीट की, और मैं तो आज इस पोस्ट पे हूँ। और जो मेरी छोटी बहन जिसको मैं लेकर आई थी फ्रेंच से, जिसने कंप्लीट किया, टीसीएस में जॉब किया, एमफिल से ट्रांसलेशन किया, एमफिल हिंदी में, उसके बाद जो है वो डेनमार्क में उसने 2 साल हिंदी पढ़ाई। और जो मेरी बड़ी वाली दीदी थी, एक की तो शादी हो गई थी, तो वो पहले ही हो गई, अगर वो भी मेरे बाद निकलने के बाद उनका भी कुछ हो सकता था। हालांकि हमने उन्हें बहुत बोला, मेरी माँ अभी भी कहती है कि तुम अभी भी पढ़ लो, चाहे कुछ भी हो जाए हम पढ़ाएंगे। उसके बाद जो मेरी बड़ी दीदी हैं वो आज प्राइमरी टीचर हैं। तो इस तरह से जो है हम बहनें हम एक पोस्ट पर हैं आज। और मुझे लगता है कि सबको अपने हिस्से की लड़ाई खुद लड़नी होगी, कोई और नहीं आएगा। आप अपने अंदर जुनून तो विकसित किए, समाज में जो अंधेरा घना है उसको हटाने की जिम्मेदारी भी जो है आपकी ही है। और इस तरह से करते करते मैंने अपनी पीएचडी कंप्लीट की दिल्ली विश्वविद्यालय में। एमफिल करने के बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, और कमला नेहरू कॉलेज, दौलत राम कॉलेज, मिरांडा हाउस, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, इन सभी में मैंने 8 साल अध्यापन किए। देश विदेश में, पेरिस मेरी पहली यात्रा थी विदेश की, जहाँ पे मैंने अपना शोध पत्र पढ़ा। और वहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिस समय मेरा सेशन था, वहाँ पे इतनी गहमा गहमी हो गई कि लोगों ने बहुत हस्तक्षेप किए, बहुत प्रश्न उठे, और बहुत सराहा भी गया उस पेपर को। और उसके बाद फिर मैंने जो है आगे की यात्राएं की। इटली में वेनिस एक बहुत खूबसूरत शहर है, अकेले ही मैं जो है चली गई, अकेले यात्रा किया मैंने। फिर उसके बाद दूसरी मेरी जो मैंने लिस्बन में अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। स्पेन और मैड्रिड, इस सब जगह जो है मैंने खुद अकेले ही यात्रा की, कोई मेरे साथ नहीं था, मैं अकेले ही घूमती रही सड़कों पर मैप लेकर। और इस तरह से मुझे और अंदर जो है एक आत्म स्वाभिमान मिला। अब मुझे लगता है कि दुनिया में कोई कहीं भी अकेला छोड़ दे तो मैं आ जा सकती हूँ, मैं अपने हर वो काम कर सकती हूँ। इस घटना से मुझे याद आ रहा है कि जब मैं बीएचयू में पढ़ती थी तो मैंने पिताजी से कहा कि मुझे घर आना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को भेज देता हूँ। तो मुझे बड़ा खराब लगा, मैंने कहा माँ ही अकेली है क्या कि वो हर जगह जाएगी, खुद आना है तो खुद भी तो आ सकते हैं। तो उसके बाद मैं देखती थी लड़कियों को, उन लड़कियों को जो बिहार की थी या बंगाल की थी, 24-24 घंटे की अकेले यात्रा करती थी, बड़े बड़े बैग होते थे। तो बहुत फैसिनेट करता था कि ऐसा मुझे कब मिलेगा, ऐसा कब मैं यात्रा करूंगी। तो एक दिन बिना बताए मैंने क्या किया, ट्रेन में बैठी, स्टेशन गई, ट्रेन में बैठी, घर पहुंच गई। और घर पहुंच के तो पिताजी ने बोला अकेले तुम कैसे आ गई। तो मैंने कहा कि देख लीजिए आपके सामने कुछ तो नहीं हुआ। और फिर उसके बाद वो बंद हो गया, अकेले आना जाना, तो देश विदेश की यात्राएं, बच्चे को लेकर जो है अकेले यात्राएं करना, सब कुछ। तो जो है ये सफर मेरा रहा। तो बस इतना ही, बाकी आप लोग जो बताएंगे, जो बातें होंगी उस पर बात करूंगी। धन्यवाद। कहते हैं ना कि ज्ञान दीपक है और ज्ञान से ही प्रकाश फैलता है, तो आपने उस दिशा में बहुत कार्य किया है। और आपकी जो बातें थी ना, तो मुझे अपनी कुछ कविताएं याद आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं प्रियंका को ये पढ़ाऊंगी तो प्रियंका के साथ बहुत कनेक्ट करेंगी ये कविताएं, क्योंकि जो अनुभव है, संघर्ष है। जब आप बिहार की लड़कियों की बात कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीजें अपनी कहानी सी लग रही थी। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे प्रियंका, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले आपकी 1 या 2 रचना यदि आप पढ़ दें तो दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जरूर। बहुत सारी है, ठीक है, कविता मैं पढ़ती हूँ। जिम्मेदारियों का भार
मैं रुई की तरह अपने कंधे पर ढोती रही। जिम्मेदारियों का भार मैं रुई की तरह अपने कंधे पर ढोती रही। जब तुम कहते हो कि दुनिया की समूची औरतें होती हैं जिम्मेदारियां, जब तुम कहते हो कि दुनिया की समूची औरतें होती हैं जिम्मेदारियां, तुम अकेले तो नहीं इस दौड़ में। तब चुभती है एक कील मेरे सीने में, जिसका इलाज डॉक्टर, वैद्य, मनोचिकित्सक के पास भी नहीं है। हाँ तुम बांट लेते, हाँ तुम बांट लेते तो हल्की हो जाती मैं, ठीक उसी रुई की तरह जिसे मैं जिम्मेदारियां समझकर ढोती आई हूँ, जिसे मैं जिम्मेदारियां समझकर ढोती आई हूँ। ये छोटी सी कविता थी और एक कविता और मैं सुनाना चाहूंगी। दादी की नदी, और फिर बाद में जब आप कहेंगी वो सुनाऊंगी। नदी में बाढ़ का आना, नदी में बाढ़ का आना उसकी आंखों में चमक आना था। इस बार बूढ़ी दादी को छोटी छोटी मछलियां याद आई। साथ याद आया उसे अपना बचपन, गवना से पहले जब एक बार उसके गांव में बाढ़ आई थी। सखी सहेली मिलकर दुपट्टा हाथ में लिए, सखी सहेली मिलकर दुपट्टा हाथ में लिए दौड़ लगाई थी सबने एक साथ। एक एक बिकते के हाथों ने पकड़ा दुपट्टे के चारों कोनों को, डुबोया पानी में और मछलियों के जाल में फंस जाने को उत्साहित ही थी, और मछलियों के जाल में फंस जाने को उत्साहित थी। ये मछलियां मछलियां नहीं थी, ये मछलियां मछलियां नहीं थी, साथ थी, उमंग थी, याराना थी। साथ थी, उमंग थी, याराना थी, अधड़पन थी। अब न नदी है न बाढ़ है, अब न नदी है न बाढ़ है उसके गांव में। नदियों का सूखना दादी की आंखों की चमक का विलुप्त हो जाना था। नदियों का सूखना दादी की आंखों की चमक का विलुप्त हो जाना था। जैसे नदियां धीरे धीरे विलुप्ति के मुहाने पर खड़ी रो रही हैं, जैसे नदियां धीरे धीरे विलुप्ति के मुहाने पर खड़ी रो रही हैं। धन्यवाद। बहुत ही अच्छी कविताएं, दोनों कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी। और अब विषय पर आते हैं। मैं चाहती हूँ कि अश्वेत नारीवाद और दलित नारीवाद पर बात करने से पहले आपसे ये जानूं कि नारीवाद को आप किस तरह से देखती और समझती हैं, और किस तरह से उसे भारतीय और वैश्विक संदर्भ में आप देखती हैं। जो नारीवाद है, जैसा कि हमें पता है कि 70 के दशक में आवाज उठने लगी थी विश्व में, वैश्विक पटल पर, लेकिन भारत में अगर हम हिस्ट्री विमर्श को देखें तो ये जड़ें हमें जो है थेरी गाथाओं से मिलती है। भारत में तो इस बूझ बहुत पहले से बुद्ध काल से ही हमें जो सुनाई पड़ती है। लेकिन जिस नारीवाद की बात कर रही है, नारीवाद जो है एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से निकला हुआ जो है ये शब्द है, और इसमें ये है कि स्त्री के संघर्ष जो है वो कि पुरुषों के समान जो अधिकार वो भी उन्हें मिले। पुरुषों के समान उनकी बराबरी तो नहीं कह सकते, हाँ कि पुरुष के जैसा कि स्त्री और जो है पुरुष समाज में जो है दो जेंडर हैं, पुरुषों को जन्म लेने के बाद से ही जो विशेषाधिकार मिल जाते हैं, वो अधिकार से जो है स्त्रियां क्यों महरूम है अभी भी, तो या क्यों वंचित है। तो आप देखिए कि समाज में जो है एक स्त्री होने के नाते उन्हें जो अधिकार मिलने चाहिए, जो कि पुरुष को पहले ही प्राप्त है, उतने ही अधिकार, न उनसे कम न उससे ज्यादा। और पुरुष प्रभुत्व की कोई बात नहीं है, पुरुषों से कोई होड़ नहीं है, वो तो उनके साथ चलने की बात करती है। और कोई भी लड़ाई, दुनिया की कोई भी लड़ाई जो है अकेले नहीं लड़ी जाती। जब हम स्त्री विमर्श की बात कर रहे हैं तो ये मैं बता दूं, ये मेरे नजर में, ये मेरा अपना परसेप्शन है, हो सकता है किसी का हो, कि स्त्री विमर्श या जो है स्त्री की जो लड़ाई है अकेले जो है स्त्रियों से नहीं लड़ी जाएगी, पुरुषों को भी साथ आना होगा। जब तक
हमें पितृसत्तात्मक सोच ही तो बदलना है। जब तक वो नहीं बदलेंगे तो हम जो है चाहे कितनी भी लड़ाई लड़ लें, ये लड़ाई जो है उस मानसिकता को ध्वस्त करने की भी है जो सदियों से जो है स्त्रियों को कैद खाने में, शिकंजे में कैद करती हैं। तो जो है मेरी नजर में जो है नारीवाद वही है, और सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और जो है शैक्षिक जगत में उनको भी जो है वो अधिकार मिल सके, और खास तौर से जो है उनकी अपनी पहचान है, उनकी अपनी पहचान बने, उनका अस्तित्व है अपना, उसकी भी बात हो सके। एक स्त्री को जो है पुरुष की जो है अनुगामिनी न समझा जाए, उसकी मिसेज न समझा जाए। अभी भी जो है मैं खुद एक पोस्ट पे हूँ, मेरी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान है, उसके बावजूद भी श्रीमती प्रियंका सोनकर कह के जो है लोग कार्ड दे देते हैं या कह देते हैं, तो ये बड़ा खराब लगता है। ये सबकी भी लड़ाई है, सिर्फ इतनी ही लड़ाई नहीं। तो ये सारी भी जो लड़ाई है, मुझे याद आ रहा है कि बॉलीवुड में जब क्या नाम है, दीपिका पादुकोण ने जब शादी की रणवीर सिंह से, तो बहुत सारे दर्शक और बहुत सारे जो फॉलोवर्स ये कहने लगे कि अब तो जो है वो टाइटल चेंज कर देंगी, अब तो वो जो है दीपिका सिंह हो जाएंगी, दीपिका रणवीर सिंह, जो एक ट्रेंड चल चुका है। तो उनका जो कहना था वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस पहचान के लिए जो है मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है, तो मैं अपनी टाइटल जो है नहीं चेंज करूंगी। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को भी उनकी अपनी अस्मिता है, उनकी अपनी पहचान है, और अस्तित्व तो इसी से बरकरार रहेगा, इसको समाप्त नहीं करना है। तो ये जो है मेरे नजर में नारीवाद है। बाकी आप और प्रश्न पूछेंगे तो उधर मैं जो है बात करूंगी। मुझे भी बहुत लोग कहते हैं कि शादीशुदा होकर कुमारी लिखती हो। कहने वाले कहते हैं, उससे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हैं। विषय पर आते हैं। जब अश्वेत नारीवाद हम लोग कहते हैं, तो अश्वेत नारीवाद को किस तरह से समझाना चाहिए, और किस तरह से जो अश्वेत नारीवाद है वो भारतीय दलित नारीवाद से अंतर है, फर्क है? एक सेकंड, इसमें कुछ चीजें वो है, वो मैं बताती हूँ। अश्वेत नारीवाद जो है 1960 के दशक में आप देखेंगे कि जैसे कि भारत में जो दलित स्त्री विमर्श आया, दलित नारीवाद आया, वैसे ही वैश्विक परिपटल पे जब स्त्रीवाद आया, और खास तौर से जब ब्लैक पैंथर की बात होने लगी, मार्टिन लूथर किंग ने जो है एक आंदोलन चलाया सिविल राइट्स का, तो वहां पर जो है अमेरिका वगैरह, अमेरिका जैसे देशों में जो अश्वेत गए थे उनके साथ जो है बहुत क्रूर यातनाएं उनको सहनी पड़ती थी। तो जो ब्लैक लोग थे, जिनको हब्सी भी बोला जाता था, निग्रो कहा जाता था, काले कह के अपमानित किया जाता था, तो उनकी यातनाएं जो है नस्ल भेद की थी। तो जब उनकी जो लड़ाई थी, उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसमें क्या हुआ, महिलाएं पीछे रह गई, उन्हीं महिलाएं जो ब्लैक वुमेन थी। वैसे ही जब नारीवाद आया, तो नारीवाद में जो श्वेत महिलाएं थी, तो उन्होंने अपने अधिकारों की बात की, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, उनके साथ उस तरह का नस्ल भेदी शोषण नहीं होता था, हिंसाएं नहीं होती थी। तो उसमें जो है अश्वेत महिलाओं की जो है मुद्दे अछूते रह गए, और जब अश्वेत आंदोलन चलाया गया, ब्लैक पैंथर आया, उसके बाद जो है उस वैश्विक पटल पर खुद महिलाओं ने जो है अश्वेत महिलाएं आगे आई, और उन्होंने जो है अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने कहा कि हम भी औरत हैं, हमें भी पहचानो। माया एंजेलो का आपने नाम सुना होगा, जब वो कहती है कि वाई द केज बर्ड सिंग्स, कि एक चिड़िया जो है क्यों गीत गाती है, अपनी पराधीनता के जो है, मैं उस कथा को यहाँ पे रखना चाहूंगी। एक गुप्त पक्षी उछलता हवा में और उड़ता चला जाता, जहां जहां तक बहाव समोता अपने पंख नारंगी सूर्य किरणों में, जमाता आकाश पर अपना आकार। लेकिन वह पक्षी जो करता विचरण अपने संकरे पिंजरे में, कदाचित ही वह हो पाता अपने क्रोध से बाहर। काट दिए गए हैं उसके पंख, बांध दिए गए हैं पैर, इसलिए खोलता अपना गला वह गान के लिए।
पिंजरे में पक्षी जो बंद है और एक उन्मुक्त आकाश में जो उड़ता पक्षी है, दोनों की जो है अभिव्यक्ति अलग अलग होगी। सहानुभूति की बात आती है और एक जो है अनुभूति की। सहानुभूति और स्वानुभूति, इसीलिए जो है विमर्शों में ये प्रश्न, ये बिंदु जो है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। ये कहा जाने लगा कि एक स्त्री स्त्री पर क्यों लिखेगी, पुरुष क्यों नहीं लिख सकता, एक दलित दलित पर ही क्यों लिखेगा, एक अश्वेत अश्वेत ही क्यों लिखेगा। तो सहानुभूति और स्वानुभूति का प्रश्न इसीलिए उठा। तो काट दिए गए हैं उसके पंख, बांध दिए गए हैं पैर, इसलिए खोलता अपना गला वह गान के लिए। पिंजरे का पक्षी खड़ा है अपने सपनों की कब्र पर, दुस्वप्न की कराह पर चीखती है उसकी परछाई। काट दिए गए हैं उसके पंख, बांध दिए गए हैं पैर, इसलिए खोलता अपना गला वह गान के लिए। गाता है पिंजरे का पक्षी भयाकुल स्वर में गीत अज्ञात, पर जिसकी चाह आज भी उसकी धुन सुनाई देती सुदूर पहाड़ी तक, कि पिंजरे का पक्षी गाता है मुक्ति का गीत। पिंजरे का पक्षी गाता है मुक्ति का गीत। माया एंजेलो ने जो है वाई द केस्ड बर्ड सिंग्स, और आप इसको जो है अश्वेत नारियों की जो है एक आवाज समझ सकती हैं, जो अफ्रो अमेरिकन वुमेन थी। उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, जो रंग के आधार पर जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, नस्ल आधार पर भेदभाव हो रहा था, लैंगिक शोषण हो रहा था, कि वो बाहर तो श्वेत पुरुष उनका जो है शोषण करते थे, अपने घरों में उन्हें जो है स्टेप बना लेते थे, और उनके साथ जो उनका यौन शोषण। मुझे याद आ रहा है टोनी मॉरिसन का एक उपन्यास है बिलव्ड, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। आप लोग पढ़िएगा। ये जो है विजय शर्मा ने संपादित तो नहीं, उनकी एक पुस्तक है अफ्रो अमेरिकन साहित्य स्त्री स्वर, बहुत ही अच्छी किताब है। जब मैं टोनी मॉरिसन को पढ़ रही थी तो उसमें जो एक प्रसंग है कि क्या होता था कि जो श्वेत पुरुष होते थे स्लेब बना लेते थे, तो अब उनकी जो पत्नियां होती थी, वो उनके जो बच्चे होते थे, तो उनको दूध नहीं निकलता होता था श्वेत महिलाओं को। तो वो क्या करते थे, जो अश्वेत महिलाएं थी उनसे जो है अपने बच्चों की परवरिश तो कराती ही थी। तो क्या होता था कि जो अश्वेत महिलाएं होती थी उनके भी बच्चे होते थे, और वो अपने बच्चों को दूध पिलाए कि श्वेत जो है महिलाओं के बच्चों को दूध पिलाए। तो कभी कभी क्या होता था कि ऐसे में चूंकि अपने बच्चों को पिलाने के लिए उनके पास दूध नहीं होता था, वो इतनी बेबस होती थी कि अपने बच्चों को वो क्या करता कि पिलाए ना पिलाए, इस उसमें वो कभी कभी आप उस उपन्यास को पढ़िएगा बिलव्ड को, कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने स्तन काट लिए थे कि न रहेगा, स्तन नहीं रहेगा तो हमें जो है इस पीड़ा से कि हम अपने गर्भ से पैदा हुए बच्चे को ही दूध नहीं पिला सकते। तो इस तरह के भी दंश जो है उन्होंने झेला। यौन शोषण की तो वो शिकार होती ही थी कि उन्हें जो है स्लेव बना लिया जाता था, और जिसको आप कह सकते हैं रखैल बनाकर उनके साथ जिस तरह के भी भेदभाव होते थे। तो ये सारी पीड़ाएं भी थी उन महिलाओं की। और जैसा कि मैंने बताया कि श्वेत पुरुषों के द्वारा जो शोषण होता था, उसी तरीके से अश्वेत जो श्वेत महिलाएं थी वो भी उनका शोषण करती थी, कि रंग के आधार पर कि तुम तो बहुत जो है तुम लोग हो ही इस तरह के। जो अफ्रीका की जो महिलाएं थी उनके साथ आज भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर मार्टिन लूथर किंग या जो है नेल्सन मंडेला नहीं होते तो आज जो है अमेरिका में जिस तरह की आपको पता है कि उनको दास बनाए, दास प्रथा इतनी खतरनाक प्रथा थी जिसका जो है जिसके सबसे भीषण यातनाएं जो है काले लोगों को ही सहना पड़ा, और उनको जो है निग्रो कह के जो है बुलाया जाता था। तो इस शब्द के लिए जो है उन्होंने विरोध किया, उन्होंने अपने लिए जो ब्लैक शब्द जो है उसको स्वीकार किया, लेकिन जो है वो निग्रो हफ्सी जैसे कह कर जो है उन्हें बुलाया जाता था। तो इसके लिए जो है उन्होंने विरोध किया, प्रतिरोध किया। तो आप देख सकती हैं कि बहुत भीषण और बहुत काला इतिहास तो रहा है संघर्षों का, लेकिन मैंने वही बताया कि सबको अपनी लड़ाई जो है खुद लड़नी पड़ेगी। अगर उन्होंने जो है एकजुट होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ी होती, नेल्सन मंडेला जो है उनके बहुत बड़े आइकन थे, मार्टिन लूथर किंग, मैं कल माया एंजेलो को पढ़ रही थी जिसमें जो है क्या नाम है, मार्टिन लूथर के कुछ उनके अपने क्या कहते हैं संस्मरण रहे, तो उसके बारे में वो लिखती है कि एक बार क्या होता है, वो मार्केट गई हुई थी
उनके साथ उन्होंने काम किया था, मार्टिन लूथर के साथ। और चूंकि वो हमेशा उनको प्रेरित करते थे, जहाँ पे उनके खास तौर से जो अश्वेत महिलाएं थी, उनके आंदोलन की आवाज भी जो है मार्टिन लूथर बने। तो उनके आंदोलन की साथी थी। मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे जो काशीराम और मायावती याद आ रहे थे। तो आप देखेंगे कि उस आंदोलनों में जो है माया एंजेलो को मार्टिन लूथर किंग लेकर आए थे, और बहुत प्रेरणा मिली थी, बहुत शक्ति भी मिली थी उन्हें। तो जब उनको गोली मार दी गई मार्टिन लूथर किंग को, तो एक बार क्या होता है कि वो बाजार गई थी कुछ सामान खरीदने के लिए, और वो उनकी कोई साथी थी, तो उन्होंने बताया कि कहीं टीवी पर या कहीं भी कोई न्यूज आए तो उसे बताना मत, उसे पता नहीं चलना चाहिए माया एंजेलो को। वो इस पूरी जो है अपने जीवन में सिर्फ दो ही लोगों को बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, एक अपने बच्चे को और एक जो है मार्टिन लूथर को जो है बहुत सम्मान देती थी। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मार्टिन लूथर किंग नहीं रहे, तो बहुत ज्यादा जो है वो उनको आघात पहुंचा। तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब हम बात करेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग आएंगे जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगी। तो अश्वेत जो खासतौर से अश्वेत नारीवादी जो आंदोलन है, उनके मुद्दे जो हैं, एक जैसे कि मैंने बताया कि रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर, और जो है लैंगिक जो शोषण था उस आधार पर उनकी एक लड़ाई थी, जो आज भी कमोबेश कुछ महिलाएं अपने अपने स्तर पर लड़ रही हैं। आप जब दूध को लेकर शोषण की बात कर रही थी तो मुझे 3 प्रसंग याद आए। एक तो यशपाल के दिव्या का प्रसंग याद आया, एक प्रेमचंद के दूध का दाम कहानी का प्रसंग आया, और एक मैथिली सिनेमा है ममता गावे गीत, उसका प्रसंग याद आया। इन तीनों में ही महिला के पास अपना शिशु होते हुए उसे किसी और को दूध पिलाना पड़ रहा था, और जिस तरह की व्यवस्था थी उस तरह की व्यवस्था में दूध का ऐसे शोषण होता था जैसे वो कोई मवेशी हो। बहुत सारी चीजें हैं। यदि हम भारतीय संदर्भ में बात करते हैं और दलित नारीवाद की बात करते हैं, तो मेरे मन में एक प्रश्न आता है, और ये प्रश्न मैंने कई बार उठाया भी है, कि यदि हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो एक बात बार बार कही जाती है कि महिलाओं का कोई वर्ण नहीं होता। दूसरी बात ये कही जाती है कि महिलाएं शूद्र हैं, महिलाओं का शोषण होता है। फिर ऐसा क्यों है कि भारतीय संदर्भ में एक नारीवाद है और एक दलित नारीवाद है, और यह भी बात कही जाती है बार बार कि पितृसत्ता के संरक्षण के लिए ही वर्ण को बचा करके रखने की या वर्ण व्यवस्था को बना करके रखने की बातें हैं। इन सारे बिंदुओं पर आप क्या राय रखती हैं? हाँ, मैं बताना चाहूंगी। बच्चा है वो बार बार आ रहा है जा रहा है थोड़ा, तो इसीलिए खैर। तो स्त्रीवाद और जो दलित स्त्रीवाद जो है, आप देखेंगे कि भारत में भी वही ठीक उसी तरह की जो है पीड़ा, उसी तरह का दर्द, उसी तरह की यातना जो है दलित महिलाओं ने भी जो है झेली। यहाँ पर भी जो है जब हम मित्रों मरजानी पढ़ते हैं 70 के दशक में, कृष्णा सोबती का उपन्यास आता है मित्रों मरजानी की लंबी कहानी के उस पर, और उसके बाद बहुत सारी महिलाएं जो है अपने लेखन में स्त्रियों की पीड़ा, स्त्रियों की यातना, और जो एक पहले जो स्त्रियों की छवि बनी थी उसके एकदम इतर, जो देह मुक्ति की बात, यौन मुक्ति की बात, और बहुत सारी चीजें जो है अपने लेखन में लेकर आती हैं। जब विमर्श आया तो यहाँ पर भी यही हुआ कि अब तो सबकी बात होगी, सबकी अस्मिताएं जो है, सबकी अस्मिताओं पर बात होगी। लेकिन जिनको जिनको जिनके हाथ में लेखनी आई, उन्होंने सिर्फ अपने अपने ही जो है मुद्दे और अपनी समस्याओं को उस साहित्यिक पटल पर या सामाजिक पटल पर रखा। आंदोलन में भी उनके ही मुद्दे थे। उनका ये कहना था कि पहले हमें तो आ जाने दो, उसके बाद हम तुम्हें देखेंगे। तो दलित स्त्रियों की भी पीड़ा यही थी। इसलिए आप देखेंगे सिर्फ दलित स्त्री की ही नहीं, अब जो पूरा एक विमर्श निकल चुका है अल्पसंख्यक स्त्री का, आदिवासी स्त्री का, ट्रांसजेंडर स्त्री का, ठीक है, और भी जितने भी स्त्रियां हैं, जो अपना जो है विकलांग स्त्री हो गई, तो बहुत सारी स्त्रियों की पीड़ा जो है वो खुद अपनी लेखनी चला रही है, और उन्हें ये समझ में आ गया है कि हमारी अभिव्यक्ति तो हम खुद ही कर पाएंगे, उतने बेहतर ढंग से और कोई कर भी नहीं रहा है, और कर भी रहा है तो बस ऊपरी ऊपरी कलम चला दी जा रही है। लोग छू तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो एक जैसे कि अभी क्या है, लोग कहते हैं ना कि विमर्श आए तो लोग एक फैशन बन गया है कि अब हम जो है लिख लेंगे तो प्रगतिशील कहला लेंगे।
लेकिन आप देखिए कि एक जो फील्ड वर्क की बात होती है, मैं यहाँ पर बैठी आप बहुत लोगों के समक्ष जो है बात कर रही हूँ। मऊ से मैं बिलोंग करती हूँ और मुझे याद है दीपावली के समय में मैं घर गई थी, 2017 की बात है। मेरे पिताजी ने कहा कि चलो हम लोगों को एक जगह जो है जाकर फल वल बांटना है। तो वो जो है मुसहर बस्ती में मुझे लेके गए और मुसहर बस्ती में जाकर जो है हमने क्या कहते हैं फल वल बांटे उनको। तो वो जो है महिलाएं डर गई कि ये लोग किस लिए आए हैं। तो हमने बताया कि हम लोग तो बस आपको जो है फल वल बांटने आए, और वो मड़ई जैसे झोपड़पट्टी में पत्तल बनाने का काम करती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये जब भी चुनाव आता है तो क्या होता है, तो यहाँ लोग आते हैं वोट के लिए, तभी ये सब चीजें मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती। हम कि नहीं नहीं, हम लोग कोई जो है वोट मांगने नहीं आए हैं, हम तो जो है। तो मैंने ये देखा कि वो जो महिलाएं हैं उनकी बात कौन कर रहा है, मुसहर जाति की महिलाओं की बात कौन कर रहा है। जो डिनोमिनेटेड जातियां हैं, जो जो घुमंतु जनजातियां या जो आपराधिक जनजातियां, उनकी बात कौन कर रहा है। थोड़ी बहुत जो है लोग बात कर लेते हैं, लेकिन जब तक आप फील्ड वर्क नहीं करेंगे, उनकी समस्याओं को जो है, और सिर्फ समस्याएं ही सामने थोड़े न लानी है, आप उनको बोलिए, सरकार की निगाह में उनको लेकर जाइए, और उनको भी उतना ही राइट है, शिक्षा का अधिकार उन्हें भी है, उन्हें भी शिक्षित कीजिए। जब ट्रांसजेंडर की बात आती है, ठीक है, इतना जो है हिजड़ों पर जो है बहुत सारे पुस्तकें आ चुकी हैं। पुस्तकें तो आप सोचिए कि 1000 आ चुकी हैं, लेकिन कितनी सारी जो है महिलाएं, मैं किन्नर नहीं कह रही हूँ, किन्नर शब्द से मुझे इसलिए आपत्ति है। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़े राइटर हैं SR हरनोट, और किन्नौर में एक प्रजाति है किन्नौर, जो है वो लोग अपने आप को किन्नर ही बोलते हैं। तो उन्हें इस शब्द से आपत्ति है, इसलिए मैं इसका प्रयोग नहीं कर रही हूँ, हिजड़ा शब्द ही कह रही हूँ। और हम लोग बचपन से हिजड़ा शब्द सुनते ही आए हैं। और आपको लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का एक उपन्यास भी है, उनकी आत्मकथा कह लीजिए, मैं हिजड़ा मैं लक्ष्मी। तो जब उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया तो मुझे लगता है कि कहने में कोई हर्ज भी नहीं है। तो आप देखिए कि कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो वो आकर हम लोगों के साथ जो है क्या शिक्षा या शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रही है। कहीं कहीं आपको जो है सिर्फ 1% या 0.01 ही है। तो हमें लगता है कि उनको भी इस धारा में शामिल करने की जरूरत है। उनकी भी अस्मिता है, उनकी भी पहचान है, और उन पर भी बात होनी चाहिए। जो आपका सवाल था कि क्यों जो है एक नारीवाद है और क्यों एक दलित नारीवाद है, तो जैसा कि मैंने बताया कि श्वेत महिलाएं जो है या सवर्ण महिलाएं जो है, आप देखिए कि उनकी वो जाति की जो यातना है उससे वो बच जाती है। उनका जातिगत स्तर पर जो है कोई शोषण नहीं हो रहा है, लैंगिक स्तर पर तो शोषण हो रहा है, आर्थिक स्तर पर भी शोषण हो रहा है, वर्ग के आधार पर भी उनका शोषण हो रहा है, लेकिन जाति के आधार पर उनका शोषण नहीं हो रहा है। मैं अपने ही संस्मरण, अपने जीवन के ही संस्मरण से एक बातचीत कहना चाहूंगी। जब मैं JNU में पढ़ती थी और वहाँ के हॉस्टल में रहती थी, तो क्या हुआ कि एक जगह जो है काव्य गोष्ठी थी। हमारे सर ने बोला कि आना और इस पर बातचीत होगी। तो मैंने, अपनी एक दोस्त थी हमारे बगल में और हमारी सह कह सकते हैं कि कलीगी बैचमेट थी, तो मैंने कहा कि चलो तुम भी अच्छी कविताएं लिखती हो और तुम भी चलो, तुम भी पाठ करना। तो कह कि किस तरह की कविताएं होंगी। मैंने कहा चूंकि हालांकि दलित कविताएं हैं, पढ़ी जाएंगी। तो कह रहे मैं तो दलित स्त्री नहीं हूँ। ठीक है, सीधे उसका ये जो है उसने सीधे मना कर दिया। और हमने इतने लेखन में जो, आप चाक पढ़ लीजिए, आप जो है अलमा कबूतरी पढ़ लीजिए, या फिर जो है आमा पढ़ लीजिए, या फिर जब इनके विमर्श भी पढ़ेंगे, इनके लेखन भी पढ़ेंगे, जहाँ पे वो आलोचनात्मक कुछ उनके लेख हैं, जहाँ पे वो सिरे से नकार कर देती हैं कि जो है हम सवर्ण नहीं, हमारा कोई सॉरी हम दलित नहीं, हमारा कोई शोषण नहीं हुआ है, या फिर सीधे ये कह देना, एक परिभाषा कर देना कि सभी महिलाएं दलित हैं, सब जो है उनका दलन हुआ है तो सब दलित ही कहलाएंगी। लेकिन ये जो एक सूक्ष्म रेखा है जाति के आधार पर, जहाँ पे वो खुद उसमें कह देती है कि नहीं नहीं हम तो नहीं है, हम इससे अलग हैं। क्योंकि जाति के आधार पर आप ये सोचिए कि जो बहुजुठाई प्रथा है, जो हमारे समाज में इंटीरियर गांव में आज भी जो है एग्जिस्ट करती है, कि ठाकुरों की हवेलियों में किसको जो है अपने सुहाग रात के पहले दिन जो है ठाकुरों की हवेलियों में जाना पड़ता था। अगर इस यातना को अगर उन्होंने सहा है या भोगा है तो फिर जो है आप कह सकते हैं, नहीं तो फिर जो है ये पूरा स्पष्ट है।
इसमें कोई एक कह सकते हैं कि लाग लपेट नहीं है, ये तो शोषण का स्तर हमें सामने दिखाई दे रहा है। तो दलित की स्त्रियां आप देखिए कि शिकंजे का दर्द में सुशीला टागोरे लिखती हैं कि जब वो स्कूल जा रही है पढ़ने के लिए तो कैसे जो है शिक्षिकाएं लड़कियों में ही भेदभाव कर रही हैं, उनकी सांवली सूरत को देख के जो है उनको सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे नहीं आने देना चाहती हैं, और जब वो शिक्षिका बनती हैं तब भी उनके साथ उस तरह का भेदभाव होता है। तो आप ये सोचिए कि इस स्तर का भेदभाव, या जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय में जो दर्द झेला था कि जब वो बाहर से पढ़कर आए और जब नौकरी लगी और किराए का कमरा ढूंढ रहे थे तो उनसे उनकी जाति पूछी गई, और जैसे ही अपना क्या कहते हैं अपनी जाति छुपाकर उन्हें कमरा तो मिल गया था, लेकिन जैसे ही जाति पता चलती है उस मकान मालिक को तो बाहर सामान फेंक दिया जाता है। और आज भी कमोबेश यही है कि जब आप कमरा लेने जाते हैं, अब तो रोजगार का स्तर इतना विकसित हो गया, हर कोई जो है शहर आकर नौकरी करना चाहता है, तो वो किराए पे जब कमरा ढूंढने जाता है, इवन मैं जिस घर में रह रही हूँ मुझसे भी मेरी जाति पूछी गई। तो आप ये सोचिए कि ये क्या है, जहाँ पे आपको जाति बतानी पड़े या जहाँ पे आपको आपकी जाति पूछी जाए, ये अपने आप में ही जो है एक बहुत बड़ी यातना है। वो आपको कोई शारीरिक चोट पहुंचाए सिर्फ उतना ही नहीं, आप इस पर बात ही करें, इस पे आपको कोई दंश ही, तो ये बहुत ही कष्टदायी तो है। और इसका जो है जो इसकी कह सकते हैं इसकी पीड़ा, इसका दर्द जो है दलित महिलाओं से और कौन ज्यादा समझ सकता है। विषय बहुत व्यापक है और समय कम है, लेकिन मैं कुछ अपनी जिज्ञासाएं आपके माध्यम से शांत करना चाहती हूँ। एक नारा है ग्लोबल सिस्टरहुड का, जो नारीवाद का नारा है ग्लोबल सिस्टरहुड का, लेकिन व्यावहारिक रूप में ये नारा सच होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैंने एक कविता लिखी थी और मैं चाह रही हूँ कि उसको मैं आपको सुनाऊं अभी। हालांकि इतने सारे मुद्दे थे जिस पे मैं चाह रही थी कि बात करूं। चलिए मैं इसको मिनिमाइज करती हूँ। अभी हाल में एक जो सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और जितनी भी है, या फिर आजकल तो स्कूलों में भी चल चुका है, फैशन का जो दौर चल चुका है, तो उसी पे मैंने भी हाल में ही कविता लिखी थी। सौंदर्य के मैदान में युद्ध लड़ती स्त्री, सौंदर्य के मैदान में युद्ध लड़ती स्त्री तुम्हें कैसी लगती है? जिन्हें रोपने थे प्यार और खुशबू, करनी थी बगावत, बंदर होती दिमागी नस्लों के खिलाफ। जिन्हें रोपने थे प्यार और खुशबू, करनी थी बगावत, बंजर होती दिमागी नस्लों के खिलाफ। वहां देह को नंगा कर वो युद्ध कर रही है। यह लड़ाई पूरे तन से लड़ी जा रही है, मन को वो कहीं पीछे छोड़ युद्ध को गति दे रही है। ब्रांड से ब्रांड लहालहोट हुए जा रहे हैं उसके तन पर, और एक मुकुट के लिए युद्ध लड़ती स्त्री अपनी पहचान को कहीं बेचकर बिना किसी आवेश में झूठी मुस्कान के साथ लड़ रही है युद्ध। अपने तन को बचाने के लिए, अब ये दूसरा खंड है, अपने तन को बचाने के लिए भाग रही है वो जंगलों में। आप इसमें मणिपुर को रिलेट कर लीजिएगा। अपने तन को बचाने के लिए भाग रही है वो जंगलों में, उसे भगाया जा रहा है एक युद्ध यहाँ भी। उसे शिकारी की पहचान है, उसे शिकारी की पहचान है, लेकिन उनके खिलाफ उनका युद्ध कोरा है। तो दोस्तों, एक युद्ध मुस्कान से और एक युद्ध जी जान से लड़ा जा रहा है। एक युद्ध सौंदर्य के मैदान में जहां स्त्रियों के खिलाफ स्त्रियों को पूरे मनयोग से खड़ा किया जा रहा है। एक युद्ध सौंदर्य के मैदान में जहां स्त्रियों के खिलाफ स्त्रियों को पूरे मनयोग से खड़ा किया जा रहा है। एक युद्ध जहां स्त्री अपने शिकारियों से खौफजदा है, आत्मदाह जौहर की प्रक्रिया से गुजरते बचते बचाते यहाँ पहुंची अपनी देह को, लेकिन दो युद्ध के मैदान जिसमें मुस्कान के साथ कुर्बानी देती है और दूसरी उसे कुर्बान होना पड़ता है। धन्यवाद। तो
आप जिस प्रश्न की बात कर रही थी, तो आप ये समझ जाइए, मैं पढ़ा रही थी, एक बच्चे ने मुझसे क्लास में पूछा, मैम बाजार के आने से इसलिए तो कितनी स्वतंत्र हुई है। मैंने कहा इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वो स्वतंत्र नहीं हुई है, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी स्वतंत्रता कहाँ बिक रही है। अगर मैं ये कह लूं कि इसी पटल से कहूं कि जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं, अगर वो आ जाने से स्त्रियां सहज हो गई है, बार बार जो है कपड़े बदलने की, वही पुराने कपड़े यूज करने की चिंता नहीं है, तो आप ये सोचिए कि जब सैनिटरी नैपकिन आ गए हैं, या फिर जो है जो भी और इससे आगे की चीजें आ गई हैं, तो आप जो 9 से लेकर जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं या जो एयर होस्टेस की जो ड्यूटी है, आप ये सोचिए कि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको ड्यूटी करनी है कि नहीं करनी है। आपका जो है मैनेजर आपको बुला लेगा, तो आप ये सोचिए कि जो स्वतंत्रता है, कहीं पे आप पहले मतलब बहुत सारी चीजें, सिर्फ इतनी ही नहीं, आप ये जो बहुत सारे जो ब्रांड आ रहे हैं या जो फैशन वीक चल रहा है, ये या जो बाजार के आने से आप देखिए कि एयर होस्टेस की नौकरी या मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, वहां पर आप अपने चेहरे पर एक जो भी आप लगा रही है, एक आवरण लगा रही हैं, अगर आपके आप ये जो है जो माहवारी के दिन ही होते हैं, उसमें जो एक पीड़ा है या जो कष्ट है, या घर में मान लीजिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि पति पत्नियों की या जो घरेलू हिंसाएं नहीं होती है, उसको जो है मेकअप से छुपाकर आपको अपने काम पर जाना है। तो आप ये सोचिए कि वो स्वतंत्रता जो मिल रही है, उसके दूसरे भी जो है एक क्या कह सकते हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें छुपी हुई है, उसको भी आपको देखना होगा कि आप किसकी शिकार बनती जा रही है, और बाजार जो है अभी भी किसके हाथों में है, उसका उसका नियंत्रण किसके हाथों में है। मैं इसको इस रूप में समझने की कोशिश करती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ कि जो फिल्म इंडस्ट्री है, आपने देखा होगा कि उसकी बात करती हूँ, जो आइटम सॉन्ग आते हैं, आइटम डांस आइटम सॉन्ग आते हैं, उसमें जो महिलाएं या जो हीरोइनें जो कपड़े पहनती हैं, डांस तो जो है चलिए ठीक है, डायरेक्टर निर्देशित कर रहा है सारी चीजें, लेकिन वो कपड़े भी कौन निर्देशित कर रहा है, कौन बता रहा है कि आपको यही कपड़े पहन के ही डांस करने हैं, इसी तरह का डांस करना है। आप समझ रही है, स्वतंत्रता तो एक एक अलग चीज है, तो किसके हाथों की वो कठपुतली और किसके हाथों का जो है वो शिकार बन पा रही है। हम एक जगह कह रहे हैं कि हमको आजादी चाहिए, आजादी चाहिए, और एक जगह जो है तो बहुत हमारी जो आजादी कोरी नहीं होनी चाहिए, कोरा नहीं होना चाहिए। अभी कितनी सारी ऐसी आजादी है। अभी आप सोचिए कि दहेज प्रथा के खिलाफ इतना बड़ा कानून बना, लेकिन आज तो ऐसा होता जा रहा है कि जब लड़कियां खुद ही कह रही कि हमें पिताजी ये सारे सामान चाहिए, आप समझ रही हैं, वो अपनी शादी की शॉपिंग खुद करने चली जा रही है, और आप जो है दुनिया भर का आइटम अपने घर में ही जो है मंगा के रख ले रही हैं। तो पहले तो ये था कि जितना होता था उतना जो है पिता अपने उससे दे देता था, आज लड़कियां खुद जो है दावे की जो है मतलब डंके की चोट पे कह रही कि हमको ये भी दीजिए, ये भी दीजिए, नहीं तो जो है आप हमारे जो है अच्छे पिता नहीं है। तो अब ये कसौटी भी जो निकल चुकी है, बहुत सारी लड़ाइयां हैं। अभी डायन प्रथा जो है अब झारखंड में या फिर जो है पूर्वांचल के, और मुझे लगता है बंगाल में बहुत जगह होगा, उन महिलाओं उन महिलाओं के मुद्दों पर कौन बात कर रहा है। अभी ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, मुझे लगता है जिस पर बात करनी बहुत जरूरी है, और उनकी आजादी की भी बात होनी चाहिए। नहीं तो क्या है कि स्त्री विमर्श और स्त्री लेखन तो बहुत हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा, ये जो जागरूकता, ये अभियान वहां तक भी पहुंचे, तो तब हम जो है हम कहेंगे कि सफल होंगे। मैं जब पढ़ रही थी तो मैंने 1920 में, आप सोचिए कि 1920 के आसपास, हाँ, वहां पर महिलाओं ने जो है आंदोलन करना शुरू किया, और बहुत से मातृत्व के अवकाश की बात आ रही थी, और भी बहुत सारे जो है 8 घंटे काम या जो समान वेतन की बात महिलाएं जो है अमेरिका में करने लगी थी। भारत में जो है आप देखेंगे कि जो स्त्री मुक्ति के गीत जो थेरी गाथाओं से आए, वहां पर भी जो है महिलाएं अलग अलग दास्ता की शिकार हो रही थी, कोई आर्थिक शोषण हो रहा था। मुझे पूर्णिमा थेरी बहुत गजब की लगती है, उनका मैं प्रसंग जो है भूल नहीं पा रही हूँ, और यहाँ पे मैं उसका उदाहरण देना चाहती हूँ कि पूर्णिमा थेरी जो है एक बहुत बड़े राजघराने में जो है दासी थी, गरीब, और उसको तड़के सुबह जाकर जो है पानी भरना होता था। तो वो एक
बार सर्दियों में जो है वो सुबह जाती है और पानी भरने के लिए, तो वहां पर जो है एक पंडित नहा रहा होता है। तो पूछती है कि तुम्हें किस चीज का दंड मिला है जो है तुम इतना तड़के सुबह आके नहा रहे हो। तो वो कहता है कि सुबह सुबह नहाने से जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो वो कहती है, उसका तर्क देखिए, वो कहती है कि रे मूर्ख, अगर सुबह नहाने से जो है अगर मोक्ष मिल जाता तो जो जल में इतने सारे प्राणी है, मछली है, जलचर प्राणी है, उनको कब का मोक्ष मिल गया होता। मुझे तो यातना बस यहाँ पे जो है सुबह सर्दियों में आना पड़ता है पानी भरने के लिए। या सुमंगला थेरी को देखिए जो कहती है अहो मैं मुक्त हुई इस कुबड़े पति से, छाता बनाने वाले पति से। तो इन सब की जो है मुझे लगता है कि थेरी गाथा जो है पहला जहाँ पे स्त्री मुक्ति के स्वर के गीत गाए गए, तो हमारे यहाँ स्त्री आंदोलन या स्त्री जो मुक्ति है या जो स्त्रीवाद, ऐसा नहीं है कि ये स्त्री विमर्श के आने के बाद हुआ, ये तो बहुत पहले से ही है। क्योंकि विमर्श जब शुरू हो गए तो उसको हम फिर से जो है क्या कर रहे हैं, साहित्यिक पटल पर उसको याद कर रहे हैं, उसको और जो है उसको अपनी अस्मिताओं से जोड़ रहे हैं, उसके स्वर से स्वर मिला रहे हैं, मुक्ति से मुक्ति के गीत गा पा रहे हैं। और अनामिका एक जगह लिखती है, बहुत ही सुंदर, मुझे अनामिका बहुत पसंद है, और इतने प्यार से उनकी भाषा ही जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है मोती झड़ते हैं। कहती हैं कि जो बातें मुझको चुभ जाती हैं मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। जो बातें मुझको चुभ जाती हैं मैं उनकी सुई बना लेती हूँ। चुभी हुई बातों की ही सुई से मैंने काढ़े हैं इस धरती के फूल सारे। तो ये अनामिका की खूबसूरती है। और भी बातचीत अगर होगी तो ठीक है। युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? आप प्राध्यापक हैं, हमेशा युवाओं को प्रेरणा देती हैं, लेकिन इस मंच से क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? युवाओं को यही प्रेरणा दूंगी कि हजार बर्क गिरे, लाख आंधियां उठे, वो फूल खिले हैं, खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। तो आप साहिर लुधियानवी, चूंकि आप देखिए कि आपके अंदर ही वो जज्बा है, आपके अंदर ही वो जुनून है। मैंने कहा कि आपकी लड़ाई कोई और नहीं लड़ेगा, और लड़ना भी नहीं चाहिए। आपकी लड़ाई खुद लड़ेंगे, स्वयं लड़ेंगे। आपसे बेहतर कोई जो है आपको नहीं जान सकता। तो आपकी अभिव्यक्ति आपकी अपनी होनी चाहिए। इस अनंत अनंत आसमान है, और हमें जो है पुराने इतिहास इसलिए भी पढ़े जाने चाहिए क्योंकि उससे भी प्रेरणा मिलती है। जब मैं कहती हूँ कि अगर आप बहुत आपका मनोबल बहुत गिर रहा है, पता नहीं आजकल के समय में जब से जो है ये टेक्नोलॉजी इरा आया है तो आत्महत्याएं ज्यादा होने लगी हैं त्वरित। आप सोचिए कि इतने मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब कुछ, लेकिन वो लोग भी जो है आत्महत्या कर ले रहे हैं। किस चीज की कमी है? आप, मुझे जो है युवाओं को यही कहना है, तो इन सब चीजों से बचिए। और आप सोचिए कि आप जरा सा भी संघर्ष नहीं कर रहे हैं। आपका संघर्ष कि किसी ने लाइक नहीं किया, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने जो है हमें खराब कह दिया, आप उस पे जाके आत्महत्या कर ले रहे हैं। जबकि आप ये देखिए कि नेल्सन मंडेला को देख लीजिए, ज्योतिबा फुले को देख लीजिए, सावित्री बाई फुले को देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को देखिए, पंडिता रमाबाई को देखिए, और ऐसी बहुत सारी तमाम महिलाएं हैं जिनका संघर्ष जो है अभी भी बहुत अनूठा है। उनको पढ़िए, उनको पढ़ने से आपको बल मिलेगा। और अगर आप सोचिए कि आप जहां से जिस शून्य से खड़े होकर थोड़ा बहुत भी संघर्ष करके जिस अवस्था तक या जिस जगह आप पहुंचे होंगे, उस लड़ाई को भी देख लीजिए, उससे ही आपका जो है मनोबल विकसित हो जाएगा। तो जीवन जो है खत्म करने से नहीं, उसको जीने से ही जो है मुझे लगता है सफलता मिलेगी। और ज्यादा जो है बहुत कुछ हासिल करने में और किसी को नीचा गिरा देने में, प्रतिस्पर्धा करने में नहीं आपको खत्म करना है। आप सब कुछ हासिल कर लेंगे प्रतिस्पर्धा से, लेकिन उसके बावजूद भी आप सुख से नहीं रह पाएंगे। प्रतिस्पर्धा ऐसी चीज है, होड़ ऐसी चीज है, जब हम दूसरों से होड़ लगाते हैं तो क्या होता है कि अरे उसके पास ये आ गया तो हमें और आगे करना है, अच्छा उसके पास ये भी आ गया तो हमें ये भी पाना है। आपकी लड़ाई खुद से होनी चाहिए, आपकी होड़ खुद से होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा सब कुछ पा लेने का नाम ही जिंदगी नहीं है। थोड़े से में भी जो है अगर आप खुश हो पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि वही जीवन है। जो चीजें हैं उसमें भी खुशियां
जो है महसूसना सीखिए, वही जो है जीवन का सार है, बाकी तो क्या है, बेकार है, मुझे लगता है। बहुत अच्छी बातें कही आपने और मुझे एक प्रसंग याद आ गया। मेरा बेटा जब छठी में पढ़ता था तो उसे ताराबाई शिंदे के बारे में क्लास में बताया गया और उसने घर आकर के मुझे सारी बातें बताई। मैंने बड़े ध्यान से सुनी और स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक लाके उसके हाथ में रख दी और वो इतना खुश हुआ। उसने कहा कि मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं जिसकी भी बात करती हूँ आप उसी की किताब लाके मेरे हाथ में रख देते हैं। तो युवाओं को जब तक हम लोग नहीं बताएंगे संघर्ष के बारे में, तब तक उन्हें नहीं पता चलेगा कि जीवन का संघर्ष क्या है। प्रियंका, आपने बड़ी बिंदी के आमंत्रण को स्वीकार किया और इतनी सार्थक बातचीत की और इतनी साहस भरी बातचीत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और लगातार प्रश्न और कमेंट्स आ रहे हैं और आगे आते रहेंगे, तो कृपया आप उस लिंक पर जाकर के जरूर उनका उत्तर दीजिएगा और इसी तरह से बड़ी बिंदी के साथ अपना सहयोग बनाए रखिएगा। इसी के साथ मैं सभी बड़ी बिंदियों को एक बार फिर से याद दिला दूं कि बाय मी अ कॉफी के लिंक पर जाकर कम से कम एक और अधिक से अधिक जितनी भी चाहें कॉफी अवश्य खरीदें और बड़ी बिंदी को सहयोग करें, क्योंकि बाय मी अ कॉफी का पैसा कैंसर रोगियों के इलाज के लिए जाता है। मिलेंगे अगले रविवार फिर एक और बड़ी बिंदी के साथ, तब तक के लिए प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी बिंदी और विभा जी का, विभा रानी जी का भी, आपने मुझे ये सुयोग अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।